टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। प्रिपरेशन आपकी अच्छी चल रही होगी, सारे वीडियोस आपने वॉच कर लिए होंगे। इधर थोड़ा सा एक्चुअली मैं आउट ऑफ स्टेशन था, इसलिए मैं वीडियोस प्रिपेयर नहीं कर पाया, मगर मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि जो आपके मॉडल पेपर हैं वो मैं प्रिपेयर कर पाऊँ और आपके साथ शेयर कर पाऊँ। तो इस सीरीज़ में आज ये मैं मॉडल पेपर रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि कल क्लास 7 का पेपर लगा हुआ है। तो मैं उम्मीद करूँगा कि ये क्वेश्चन पेपर आपके लिए यूज़फुल होगा। तो बगैर कुछ लेट किए हम लोग शुरू करते हैं। दो चीज़ें याद रखेंगे, एक तो ये कि जो मॉडल पेपर मैं अपलोड करूँगा उसमें जो कॉमन टॉपिक्स हैं वो सभी के सेम ही रहेंगे, जो अलग हैं, जो डिफरेंट हैं, वो मैं यहाँ पर शो कर दूँगा। इसी के साथ में जो MPTS या CPQS बेस्ड क्वेश्चंस हैं, जो भी मेरे पास मटेरियल था उसमें मैंने एक चीज़ देखी हुई थी कि लाइक MPTS या फिर लाइक मॉडल पेपर जो उनकी तरफ से अपलोड किए जा रहे थे उसमें कॉमन टॉपिक्स चल रहे थे, यानी कोई भी एक स्पेसिफिक टॉपिक जो उन्होंने सिलेबस में मेंशन कर रखा था उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन पेपर नहीं था। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप सभी लोग सारे मॉडल पेपर देख करके जाना, क्योंकि अगर उनकी तरफ से कुछ स्पेसिफिक मॉडल पेपर को डिज़ाइन नहीं किया जा रहा है तो हो सकता है कि वो कहीं इधर उधर से भी कुछ 2-4 क्वेश्चंस पुटअप कर सकते हैं। फिलहाल हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। आ स्क्वायर ऑफ एरिया 40 square centimeter is the inscribed in a circle as shown in the figure. The area of the semicircle is. सेमीसर्कल का एरिया पूछ रहा है, तो हम मान लेते हैं कि ये कहीं सेंटर होगा और इस सेंटर से अगर हम इस सरकमफ्रेंस को मिला दें तो ये मुझे लगता है रेडियस हो जाएगा और रेडियस ऑफ सेमीसर्कल। तो हमने माना लेट रेडियस ऑफ सेमी सर्किल क्या हो जाएगा R। फिर वो बोल रहा है इफ़ द एरिया ऑफ द स्क्वायर ऑफ एरिया, अच्छा स्क्वायर का एरिया हमको दिया गया है तो हमने मान लिया कि लेट साइड ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू A। ये A, ये B, ये C और ये D, ये हमारे पास क्या है, एक स्क्वायर है। अब हमने मान लिया कि इसका जो साइड है वो क्या है, A है, तो ये हमको A यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अगर ये A है और ये सेंटर है, तो अगर ये स्क्वायर है ABCD, तो अगर ये साइड A है तो फिर इसको भी A ही होना पड़ेगा, फिर इसको भी A ही होना पड़ेगा और सिमिलरली इसको भी A ही होना पड़ेगा। मगर ये सेंटर है तो ये इसको 2 बराबर भागों में डिवाइड कर देगा, तो मतलब ये हो जाएगा A/2। इस सेंटर को हमने नाम दे दिया है O। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो इन ट्रायंगल OBC आपको OBC में देखने को मिलेगा OC स्क्वायर इक्वल्स टू OB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। OC स्क्वायर की वैल्यू हमें देखने को मिलती है R स्क्वायर इक्वल्स टू OB स्क्वायर की वैल्यू आ जाती है A/2 स्क्वायर प्लस BC की वैल्यू हमारे पास आ जाती है A स्क्वायर। और थोड़ा सिंप्लीफाई किया देन R स्क्वायर इक्वल्स टू A स्क्वायर बाई 4 प्लस A स्क्वायर। यहाँ से आपको देखने को मिलेगा 5A स्क्वायर बाई 4। देन दिस इज नोन एज 5/4 इंटू A। अगर साइड स्क्वायर की A है तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर, तो जाहिर सी बात है कि इसका A स्क्वायर। तो यानी A स्क्वायर की वैल्यू हमको गिवन कर दी गई है और A स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर देखो दे रहा है, स्क्वायर ऑफ एरिया इज 40 स्क्वायर सेंटीमीटर। यहाँ पर हमने 40 रखा, देन 40 कैंसिल आउट, देन वी गेट दी 50। एक्चुअली यहाँ से 10 मिलेगा, 10 5 जा 50, तो R स्क्वायर। अब हमको निकालना क्या है, द एरिया ऑफ द सेमी सर्किल। तो एरिया ऑफ सेमी सर्किल, एरिया ऑफ सेमी सर्किल, और यहाँ से आपको देखने को मिलेगा 1/2 पाई R स्क्वायर। यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिटेल में मैं कोशिश करूँगा कि आपको डिटेल सोल्यूशन ही दिया जाए, लेकिन बहुत ज़्यादा चीज़ों को डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। इसके लिए आप वीडियोस देख चुके होंगे तो आपको चीज़ें समझ आ जाएंगी। R स्क्वायर की वैल्यू मैं ऑलरेडी जनरेट कर चुका हूँ 50, देन कैंसिल आउट 2, देन 25 पाई, देन विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन B इज करेक्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 अपने सामने ये रहा। क्वेश्चन में कहा जा रहा है, अ राउंड एंड हॉलो has a width of 14 cm and the territory of its banded surface is 220 square centimeter. The volume of the chamber, चैम्बर का वॉल्यूम हमसे पूछ रहा है, तो बोल रहा है अ राउंड एंड दी हॉलो ऑफ विड्थ
14 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या हुआ कि जो रेडियस आर है वो इसका जस्ट हाफ हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। और हम जानते हैं कि ये हमको 220 जो दिया जा रहा है वो सरफेस एरिया दिया जा रहा है। सरफेस एरिया सिलेंडर का आप जानते हैं 2 पाई आर एच होता है। ये कितना आपको दे दिया गया है, 220 दे दिया गया है। इसका मतलब क्या हुआ, 2 पाई आर की वैल्यू क्या है, 7 है, एच पता करना है 220। मुझे लगता है कि यहाँ से पाई की वैल्यू रख देना ज़्यादा बेहतर रहेगा। 22/7 7 एच इक्वल्स टू 220, देन 20, देन 10, देन कैंसिल आउट 7 to 7, देन कैंसिल आउट 2 5 जा, देन एच की वैल्यू कितनी आ जाती है, 5 सेंटीमीटर। एच की वैल्यू कितनी आ जाती है, 5 सेंटीमीटर। अब हम इजीली वॉल्यूम जनरेट कर सकते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ चैम्बर जो पूछ रहा है, तो वॉल्यूम ऑफ चैम्बर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पाई, 22/7। आर की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 7 स्क्वायर, इंटू एच की वैल्यू कितनी है, 5। मुझे लगता है एक 7 कैंसिल हो जाता है और बच जाता है 22 इंटू 5 इंटू 7। मुझे लगता है 110 इंटू 7 एंड फाइनली वी गेट दिस 770 सेंटीमीटर क्यूब। देन विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा। कहा जा रहा है द इंटरेस्ट ऑन रेट, क्वेश्चन नंबर 3, द इंटरेस्ट ऑन रेट, ये क्वेश्चन यहाँ गलत है। ये क्लास 7th स्टैंडर्ड का क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि ट्रू डिस्काउंट क्लास 7th स्टैंडर्ड में है नहीं। तो इस क्वेश्चन को हम लोग स्किप कर देते हैं। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अ मैन सेल्स अ मेयर ऑफ रेट 1055 मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ 5.5%। द कॉस्ट ऑफ द मेयर इज। तो हमें देखने को मिलता है, हमने मान लिया कि जो हमारा सीपी है वो कितना है, 100 है। अगर उसको 5.5% का प्रॉफिट हो रहा है तो जो सेलिंग प्राइस होगा वो क्या हो जाएगा, 105.5%, 105.5। अब देखो 100 रुपये सीपी था, तो अगर 5.5% का प्रॉफिट चाह रहा है तो 100 में 5.5 ऐड हो जाएगा, तो 105.5। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ध्यान से समझना, हम जो बेच रहे हैं वो 105 रुपये 50 पैसे में बेच रहे हैं, जबकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो 1055 में सेल कर रहा है। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाती है, 1055/105.5। डेसिमल हटाया तो 0 लग गया, बच रहा है 10550/1055। कैंसिल हो जाएगा कितने टाइम्स में, 10 टाइम्स में। तो 1 इक्वल्स टू कितने, 10 के। हमको क्या पता करना है, कॉस्ट ऑफ द मेयर, यानी सीपी हमको पता करना है। और सीपी जो हमारे पास है वो कितना है, 100। तो हमने बोथ साइड किससे मल्टीप्लाई करा दिया, 100 से। देन वी गेट दी 1000 एंड 1000 मीन्स ऑप्शन डी इज करेक्ट। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट विच इज डिविजिबल बाई 5, 25, 35 एंड 40। तो बढ़ते हैं, सबसे पहले तो ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट, इसकी चर्चा कर लेते हैं। ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स, तो 4 डिजिट्स का जो ग्रेटेस्ट नंबर होगा वो हमारे पास क्या चला जाता है, 9999। ठीक है, तो ये हमारे पास ग्रेटेस्ट नंबर आ गया। अब बोला विच इज डिविजिबल बाई, अब 4 ये नंबर अगर हम देखें तो दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाई 5। तो वो बोल रहा है कि एक ऐसा नंबर जनरेट करो जो इन 4 नंबर से डिविजिबल भी हो, मीन्स 5, 25, 35 एंड 45। तो हम क्या करेंगे, इन 4 नंबर्स का जनरेट करेंगे एलसीएम। क्या जनरेट करेंगे, एलसीएम। और इन 4 नंबर्स का अगर हम एलसीएम कैलकुलेट करते हैं तो हमको देखने को मिलता है 1400। अब हम क्या करते हैं कि 1400 से डिवाइड करा देंगे किसको, 9999। मुझे लगता है 7 टाइम्स में चला जाएगा, 7 टाइम्स में जाता है, देन 0098। यहाँ से बच कितना रहा है, 199। अब ये जो 199 है ये असल में क्या है, रिमाइंडर। ये क्या है, रिमाइंडर। मतलब ये हुआ कि 199 नहीं बचना चाहिए था। क्यों नहीं बचना चाहिए था, क्योंकि साफ साफ बोल रहा है कि डिविजिबल है ये नंबर, जो है ये नंबर डिविजिबल है इन चारों नंबर से। तो जब रिमाइंडर 0 होगा तभी डिविजिबिलिटी होल्ड करेगी। तो जो हमारे पास रिक्वायर्ड नंबर होगा, क्या कहा, जो हमारे रिक्वायर्ड नंबर है वो हो जाएगा 9999 माइनस 199। तो यहाँ से हमको देखने को मिलता है 9999199। माइनस करो जरा, 00 यहाँ से 89800 कितना मिल जाता है,
9800। देन विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन ए इज करेक्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोला कैपेसिटी ऑफ अ राउंड एंड द होलो वेसल इज 25.872 लीटर। अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोग एंटर कर चुके हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो वॉल्यूम की अगर हम चर्चा करें तो यहाँ से हमको पता चल रहा है कि जो वॉल्यूम है वो कितना दे दिया गया है, 25.872 लीटर। इसका मतलब ये हुआ कि 25.872 इंटू 1000, और यहाँ पर जैसे हमने 1000 से मल्टीप्लाई कराया हमें देखने को मिलता है सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ से हमको देखने को मिलता है 25872 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ से हमने मान लिया, बोल रहा है ऑन दी ऑफ चांस दैट दी स्ट्रेचर ऑफ द चैम्बर इज 3 टाइम्स ऑफ द रेंज ऑफ इट्स बेस। ठीक है, बेस की बात कर रहा है तो हमने सबसे पहले क्या किया, हमने माना कि जो रेडियस है, रेडियस ऑफ बेस वो कितना हो जाता है, r सेंटीमीटर। तो फिर जो हाइट हो जाएगी, क्या कहा, जो हाइट हो जाएगी 3 टाइम्स है, देन वी गेट द 3r। अब हम जानते हैं क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द रीजन ऑफ द बेस। ठीक है, तो रीजन ऑफ द बेस का मतलब ये हुआ कि वो हमसे बेस एरिया पूछ रहा है, एरिया पूछ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसका वॉल्यूम हमको क्योंकि दे दिया गया, तो वॉल्यूम हम एक जानते हैं पाई आर स्क्वायर एच होता है। एक वॉल्यूम हमको दिया गया है 25872 इक्वल्स टू 22/7 इंटू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर, देन आर स्क्वायर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एच 3r। देन फाइनली हम क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे, और कैंसिल करने पर मुझे लगता है ये शायद 3 से कैंसिल हो जाएगा। 3 8 जा 24, 3 6 जा 3 2 जा 3 4 जा, तो हमको मिल रहा है 8624, और 8624 जो है ये 22 से अगर हम इसको कैंसिल आउट कर देते हैं तो हमको मिलता है 392। कितना मिल जाता है, 392। यहाँ से कितना मिल रहा है, 1/7 इंटू आर स्क्वायर। 392 की अगर हम बात करते हैं तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 8 इंटू 7 इंटू 7 इक्वल्स टू 1/7 इंटू आर स्क्वायर। अब एक काम करो, आर स्क्वायर की वैल्यू जनरेट करो, तो 8 इंटू 7 क्यूब, अरे 2 7 ये एक 7 से और मल्टीप्लाई को तो 7 क्यूब हो गया। तो आर की वैल्यू अगर हम देखें, सॉरी, एक आर और आर स्क्वायर मिलकर के बना देता है आर क्यूब, तो ये बना देगा आर क्यूब, ये बना देगा आर क्यूब। यहाँ से हमको अगर हम देखें तो ये बना रहा है 2 क्यूब इंटू 7 क्यूब, ये आर क्यूब की वैल्यू आ रही है। तो यहाँ से जो आर की वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, 2 इंटू 7 मतलब 14 सेंटीमीटर। रेडियस हमने पता कर लिया कितना आया, 14 सेंटीमीटर। हमसे पूछ क्या रहा है, व्हाट इज द रीजन ऑफ द बेस। रीजन ऑफ द बेस क्योंकि यहाँ पर देखो स्क्वायर के फॉर्म पर दे रहा है तो मतलब हमसे एरिया डिस्कस करवा रहा है, और एरिया हम जानते हैं एरिया ऑफ बेस। क्या कहा, एरिया ऑफ बेस वो कितना हो जाता है, पाई आर स्क्वायर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पाई, 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितना है, 14 इंटू 14, देन 7 2 जा, तो कुल मिलाकर के 44 इंटू 14, और 44 इंटू 14 को जब हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे देन ऑप्शन बी इज करेक्ट, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है 0.88 मीटर क्यूब, 0.88 मीटर क्यूब ऑफ आयरन इज softened and shaped as iron poles, each of distance crosses 2 centimeter and length 7 meter. What number of bars is shaped? तो ठीक है, हमने यहाँ से बताया for each iron rod, क्या कहा, for each iron rod is equals to 1 सेंटीमीटर, और ये हमने मान लिया कि ये क्या है, ये आर है। अब यहाँ से 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर, तो अगर हम इसको मीटर में चेंज करते हैं देन 1/100 मीटर। एच की वैल्यू हमको दी जा रही है कितना है, 7 मीटर। तो यहाँ से अगर हम बात करें वॉल्यूम ऑफ 1 आयरन रॉड, क्या कहा, वॉल्यूम ऑफ 1 आयरन रॉड, तो ये हमको जनरेट करके देता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू कितनी है, 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी है, 1/100 स्क्वायर इंटू एच की वैल्यू कितनी है, 7 से 7 हो जाता है कैंसिल। ये हमको देखने को मिलता है 22/40, कितना, 22/40।
तो मुझे लगता है कि शायद 2 से कैंसिल भी हो जाएगा, देन वी गेट दी 11 और ये 10,000 है, देन वी गेट दी 5,000। तो फाइनली वी गेट दी 5,000, 11/5000 मीटर क्यूब। तो नंबर ऑफ आयरन रॉड्स की अगर हम बात करें, किसकी बात करें, नंबर ऑफ आयरन रॉड्स, तो नंबर ऑफ आयरन रॉड्स हमको कितने मिल जाते हैं, 88/100। 88 मीटर क्यूब है, डेसिमल हटाएंगे तो अपॉन में 100 आ जाएगा, और क्योंकि ये भी वॉल्यूम है और ये जो हमने जनरेट किया ये भी वॉल्यूम है, तो 88 और यहाँ से मिल जाएगा 5000/11। अब कहोगे ये कैसे आ गया, तो 88/100 एक्चुअली हो क्या रहा है, 0.88 अपॉन, और ये जो डेटा आया है हम इसको इससे डिवाइड करा देते हैं। अब बिल्कुल ऐसे समझो कि जैसे एक क्लास में 5 बच्चे हैं और आपके पास 10 टॉफ़ी हैं, तो एक बच्चे को कितनी टॉफ़ी मिलेगी, तो 10/5 कर देते हैं। सेम प्रोसेस है, इसलिए जब यहाँ से डेसिमल हटता है तो 2 0 अपॉन में आ जाते हैं, 5000 ऊपर चला जाता है और फॉर्मेट कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलने लगता है। तो 8 5 जा 40 एंड फाइनली वी गेट दी 400। देन विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 बोला फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फॉलोइंग पॉलीगॉन। तो पेरीमीटर निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, सम ऑफ ऑल दी साइड्स। सम ऑफ ऑल दी साइड्स मतलब 2 + 8 10 हो जाता है, 10 10 20 और 1 21 हो जाता है, 21 5 26 हो जाता है, 28 हो जाता है, 28 और 5 5 10 38। ओह 38, कोई भी ऑप्शन इसमें सही नहीं निकल रहा है। तो 38 इसमें एक डेटा मिसिंग है और वो ये वाली साइड देखो मिसिंग है यहाँ से, तो ये वाली साइड मिसिंग है। तो हम मान लेते हैं कि ये वाली साइड अगर ये 2 है तो हमने मान लिया कि ये 4 है, तो 38 42। देन विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। एक्चुअली इसको जब मैंने 4 माना है तो ये ऑप्शन सी सही जा रहा है, अगर आप 2 ले लेंगे तो 40 सही हो जाएगा। तो इसमें देखो कुछ गड़बड़ भी है, और गड़बड़ ये है, ठीक है, एक में यूनिट से एक में मीटर। देखो ऑप्शन बी सीधे गलत है, ऑप्शन डी सीधे गलत है, क्योंकि जब डेटा में कहीं सेंटीमीटर गिवन ही नहीं है तो ये सेंटीमीटर या मीटर कैसे आ सकता है, बिल्कुल नहीं आएगा। कोई 2 ही ऑप्शन सही होंगे, या तो ए सही होगा या सी सही होगा। अब एक्चुअली मैंने यहाँ पर 4 इसलिए माना क्योंकि 2 की अगर आप लेंथ देखें तो कितनी कम है, इसलिए मैंने यहाँ पर 2 पिक कर रखा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं है। बोला है फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग शेप, कह रहा है इस शेप का एरिया जनरेट करो। अच्छा, इस शेप का एरिया जनरेट करना है, तो एरिया जनरेट करने के लिए हमने क्या किया, यहाँ से इस लाइन को मिला दिया। अब ध्यान से समझना, अगर ये 1 मीटर है तो फिर ये भी 1 मीटर ही होगा। अब अगर हम देखें तो 4 मीटर, ये 4 मीटर, ये 8 और एक 9 मीटर, तो टोटल लेंथ अगर ये 9 है तो ये भी 9 है, ये 5 है तो ये भी 5 है। तो मतलब ये हुआ कि ये जो रीज़न है ये है असल में सॉरी स्क्वायर नहीं, रेक्टेंगल। क्या है, रेक्टेंगल। और अगर ये सच में रेक्टेंगल है तो यहाँ से हम अप्लाई कर देंगे 9 × 5, देन वी गेट दी 45 मीटर स्क्वायर। अब अगर हम इसकी बात करें, ये जो अभी आपको देखने को मिल रहा है डॉटेड और शेडेड रीजन लाइन से, ये इतना पोर्शन, तो यहाँ से आपको देखने को मिलता है, नामकरण ही कर देते हैं यार, ABCD और फिर EFGH। अभी जो हम लोगों ने एरिया निकाला है वो किसका निकाला हुआ है, वो निकाला है ABCD, रेक्टेंगल ABCD। अब जो निकाल रहे हैं वो किसका निकाल रहे हैं, EFGH। और रेक्टेंगल EFGH का अगर हम लोग जनरेट करते हैं तो हमको पता चलता है कि यहाँ से जो हमारे पास एरिया आएगा वो आ जाएगा 4 × 1, देन वी गेट दी 4 मीटर। अब यहाँ से हम अगर ध्यान से देखें तो 4 मीटर इस रेक्टेंगल का, 45 मीटर स्क्वायर इस रेक्टेंगल का, तो जो रिक्वायर्ड एरिया होगा, क्या कहा, जो रिक्वायर्ड एरिया होगा वो कितना हो जाएगा, 45 + 4 मीटर स्क्वायर, क्योंकि दोनों ही असल में रेक्टेंगल तैयार हो रहे हैं। देन वी गेट दी 49 मीटर स्क्वायर। तो फाइंड दी एरिया है, आप देख रहे हैं यहाँ पर एरिया दिया गया, यहाँ पर मीटर क्यूब है, ये गलत है, यहाँ पर मीटर स्क्वायर होना चाहिए, ये भी यहाँ पर गलत है, मीटर स्क्वायर होना चाहिए। तो कुल मिला करके हमें जो देखने को मिल रहा है, विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 अपने सामने ये रहा, बोला है 30% ऑफ, क्वेश्चन नंबर 10 30% ऑफ 1200। तो हमने यहाँ से अगर देखा तो 30/100 × 1200 = x/100 × 400। ये 2 0 से ये 2 0 कैंसिल होते हैं, 100 से 100 कैंसिल होता है,
4 से 3 कैंसिल होता है, देन x इक्वल्स टू 90। बोला विच व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, देन x की वैल्यू 90 आएगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 अपने सामने ये रहा। बोला ए अलोन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 4 days एंड बी अलोन इन 6 days। अच्छा, बोला है ए एंड बी अंडरटुक टू डू इट फॉर रेट 3000। अच्छा, 3000 रुपए के लिए काम करते हैं। विद द हेल्प ऑफ सी दे कंप्लीट द वर्क इन 2 days, हाउ मच इज टू बी पेड टू सी। देखो सी को उतना ही अमाउंट मिलेगा। अमाउंट उसी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है जिस रेशियो में कोई व्यक्ति कार्य करता है, इस बात का खास ख्याल रखेंगे। तो हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, सबसे पहले कार्य का रेशियो निकाल लिया जाए। तो अगर हम यहाँ से ध्यान से देखें तो हमने माना कि जो सी है, सी ने x डेज काम किया। देखो बोला विद द हेल्प ऑफ सी दे कंप्लीट द वर्क इन 2 days। जब सी भी साथ में काम करता है, तीनों मिलकर के 2 दिन में कंप्लीट कर लेते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सी का है, लेट सी डज द सेम वर्क इन x डेज। और अगर सच में ये बात सही है तो 1/4 प्लस 1/6 प्लस 1/x इक्वल्स टू 1। 2 से मल्टीप्लाई क्यों हो रहा है, क्योंकि ये देखो वर्क इन 2 days, जब तीनों मिलकर के कार्य करते हैं 2 दिन में कार्य हो जाता है। अब ये अगर आपके मन में आ रहा है कि ये 1/6 1/4 कहाँ से आ रहा है, तो इसके लिए टाइम एंड वर्क का मैंने वीडियो बना रखा है, आप उसको देखेंगे तो वहाँ से ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। इसको थोड़ा सा इन दोनों को एक साथ ऑपरेट करते हैं तो मुझे लगता है एलसीएम 12 आ जाता है। 4 3 जा 12, 6 2 जा 12 प्लस 1/x इक्वल्स टू 1/2। हमने क्या किया, इस 2 को अपॉन भेज दिया है। यहाँ से हमें देखने को मिलता है 5/12 प्लस 1/x इक्वल्स टू 1/2। मुझे लगता है कि अगर हम लोग 1/x की वैल्यू जनरेट करें देन 1/2 माइनस 5/12। एलसीएम ले लिया, फिर से 12 आता है, 6 माइनस 5, देन वी गेट दी 1/12। ये क्या है 1/x, तो x की वैल्यू क्या आ गई 12 आ गई। हमने बोला था कि x दिन में काम कर लेगा, मतलब कितने दिनों में c कार्य कर रहा है, 12 दिनों में। c पूरे कार्य को कितने दिन में कर लेगा, 12 दिन में। तो रेशियो ऑफ 1 डेज वर्क निकाल लिया जाए। क्या कहा, रेशियो ऑफ 1 डे वर्क। एक दिन का कार्य जो निकलेगा वो क्या निकलेगा, 1/4 रेशियो 1/6 रेशियो 1/12। और इसको जब हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं तो पूरे सिस्टम में 12 से करा दो मल्टीप्लाई, तो 4 3 जा 12, 6 2 जा 12, 12 1 जा 12, 3:2:1। अब अगर ये इस रेशियो में कार्य कर रहे हैं तो इनको इसी रेशियो में क्या होगा, अमाउंट भी मिलेगा। तो सीज अमाउंट, सी को बोल रहे हैं ना कितना धन मिलेगा, तो सी ए बी सी, ये ए है, ये बी है, ये सी है। तो सी 1 अपॉन कितना कार्य टोटल, 3 2 5 और 1 6 अपॉन इंटू 3000, 6 5 जा 30, देन वी गेट दी 500। देन विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। मैं उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें आपको बेहतर तरह से समझ आ रही हैं। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 12 में समझने का प्रयास करेंगे कि क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बात कही जा रही है। बोल रहा है ए डज 75% ऑफ द वर्क इन 12 days। तो वर्क डन 20 days है, ध्यान से समझेंगे। वर्क डन इन 20 days इक्वल्स टू 75%। 75% का मतलब हुआ 3/4, कितना 3/4। तो वर्क डन, ध्यान से समझना, वर्क डन बाई ए, इन नहीं, बाई ए इन 1 डे। ये तो 20 दिन का निकला है, एक दिन का निकलेगा तो कितना आ जाएगा, इंटू 1/20, देन वी गेट दी 3/80। वर्क डन, फिर ध्यान से समझेंगे, वर्क डन बोला है देन ही कॉल्स बी एंड दे टुगेदर फिनिश द रिमेनिंग वर्क इन 4 days। बचा हुआ कार्य कितने दिनों में कर लेते हैं, 4 दिन में कर लेते हैं। तो वर्क डन बाई ए एंड बी टुगेदर, वर्क डन बाई ए एंड बी टुगेदर, ए एंड बी टुगेदर। तो बचा हुआ कार्य है कितना, जब 75% ए ने कर लिया है, फिर बी को बुलवाता तो बचा हुआ कार्य असल में है 25%। 25% का मतलब हुआ 25/100, मतलब कितना हुआ 1/4। तो 1/4 वर्क डन बाई ए एंड बी, क्या कहा, वर्क डन बाई ए एंड बी, क्या कहा, वर्क डन बाई ए एंड बी इन 1 डे।
इन 1 डे। और जैसे ही एक दिन की हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे, देन वी गेट दी 1/4। क्या कहा? 1/4 इंटू 1/4। अब तुम सोचोगे ये वाला 1/4, एक 1/4 तो ये आ गया, ये वाला 1/4 कहाँ से आया है? तो भैया ये जो अगर हम टास्क को देखें तो 3/4 कार्य हो गया था। 3/4 कार्य हो गया था, तो बचा हुआ कार्य कितना था? 1/4। और 1/4 जो कार्य है वो कितने दिनों में हो रहा है? 4 दिनों में ही तो हो रहा है, रिमेनिंग वर्क इन 4 डेज। तो एक तो जो बचा हुआ कार्य 4 दिनों में हो रहा है वो एक दिन का कार्य देखेंगे तो इसीलिए लिखा है इन 1 डे वर्क। तो 1 डे वर्क में 1/4 आया, और एक यहाँ से निकलेगा जो बचा हुआ कार्य है, टोटल हो गया और फिर बचा हुआ 1/4। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। 1/16। किसी भी क्वेश्चन में यहाँ पर दिक्कत हो, आपको सिंपली उस पर्टिकुलर क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी वीडियो मैंने बना रखा है उसको वॉच करेंगे, आपको चीज़ें क्लियर कट समझ आ जाएंगी। यहाँ से हमको देखने को मिलता है कितना देखने को मिलता है 1/16। अब हम निकाल रहे हैं वर्क डन बाई बी इन 1 डे। क्या कहा? वर्क डन बाई बी इन 1 डे, और ये हमको देखने को मिलता है 1/16, क्योंकि ये ए और बी ने मिल करके किया था। इससे हम माइनस कर दें ए का कार्य तो हमको देखने को मिल जाएगा अकेले बी का कार्य। 5 - 3/80, एलसीएम लेकर के सिंप्लीफाई किया 2/80 और सिंप्लीफाई किया, देन वी गेट दी 40। तो बी अकेला इस कार्य को कितने दिनों में कर लेगा? 40 दिनों में कर लेगा। देन विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन डी इज करेक्ट। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 ये रहा, बोल रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। शेडेड रीजन का हमसे एरिया पूछ रहा है और ये शेडेड रीजन रहा। अब अगर हम डेटा को देखें ध्यान से, तो अगर ये 4 है तो हमने यहाँ से इस लाइन को अटैच करा दिया, ठीक है। अब ये लाइन यहाँ से फिक्स हो गई। अब अगर ये 4 है तो ये इतना जो रेड कलर का पोर्शन आप देख रहे हैं ये भी क्या होगा? 4 ही होगा। ये भी कितना हो गया? 4 हो गया। टोटल कितना दिया गया है? टोटल दिया गया है 7। टोटल लेंथ दी गई है 7, तो जो बच रहा है वो कितना बच रहा है? 3 बच रहा है। ठीक है भाई, ये 3 हो गया, ये 5 है, टोटल 8 है। तो अगर ये 8 है तो ये पूरी लाइन अगर हम देखते हैं तो ये भी 8 हो जाएगी। अगर ये इतना डेटा, इतना लाइन का लेंथ हमारे पास 5 है, तो जो बच रहा है वो कितना बच रहा है? 3। और जब ये 3 बच रहा है तो 3 यहाँ पर आ जाता है। हम सबसे पहले क्या करेंगे? एरिया ऑफ ट्रायंगल जनरेट करेंगे। और अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है, और एरिया ऑफ ट्रायंगल आप अच्छी तरह से जानते हैं 1/2 बेस इंटू हाइट। 3 3 जा 9/2, तो हमको मिल जाता है 4.5। और अब हम जनरेट करेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का मतलब हुआ 4 × 8, देन वी गेट दी 32। तो एक तो हमने एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाला 32 आया, एक हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाला जो 4.5 आया। तो जो रिक्वायर्ड सोल्यूशन होगा, जो रिक्वायर्ड एरिया होगा, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन जो होगा वो हो जाएगा 32 + 4.5, कुल मिलाकर के 36.5। देन 36.5, विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन डी इज करेक्ट। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। The sum of ages of 4 children born at the interval of 4 years each in 48 years. What is the age of youngest child? Youngest child का हमसे क्या पूछ रहा है? एज पूछ रहा है। तो ठीक है, हम लोग youngest child का एज हम लोग निकाल सकते हैं। हमने मान लिया let youngest child, age of youngest child, age of youngest child इक्वल्स टू x। अब 4 साल के अंतराल पर क्या हो रहे हैं? बच्चे हो रहे हैं। तो सबसे बड़ा मीन्स x, x + 4, फिर 4 साल का अंतराल हुआ तो x + 8, फिर 4 साल का अंतराल हुआ तो x प्लस यहाँ से आ जाता है 12। अब देखो ये पहला बच्चा हो गया, ये दूसरा बच्चा हो गया, ये तीसरा बच्चा हो गया और ये हो गया चौथा बच्चा। इन सबका सम कितना दे रहा है? 48 दे रहा है। x को 4 बार जोड़ा तो 4x हो गया, 12 8 20 और 4 24, देन वी गेट दी 24 इक्वल्स टू 48। देन 48 - 24, देन वी गेट दी 24, देन वी गेट दी x = 6। बोला है यंगेस्ट चाइल्ड, सबसे छोटा बच्चा जो है वो क्या है? वो होगा 6 वर्ष का। यंगेस्ट चाइल्ड सबसे छोटा बच्चा कितने साल का होगा? 6 साल का होगा। और जो सबसे बड़ा बच्चा है वो कितने साल का होगा? 18 साल का होगा। 12 6 18। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और समझने का प्रयास करते हैं। बोला है ए एंड बी
कैन टुगेदर फिनिश अ वर्क इन 20 डेज। तो A प्लस B कैन फिनिश द वर्क इन 20 डेज। यहां से A प्लस बी का एक दिन का अगर हम कार्य निकालें, A प्लस बीज 1 डे वर्क 1/20। अब बोल रहा है A एंड B कैन फिनिश द वर्क इन 20 डेज, और बोल रहा है दोनों ने मिलकर के कितने दिन कार्य किया, 15 दिन कार्य किया। देन A प्लस बीज 15 डेज वर्क, तो 15/20 5 से कैंसिल हो जाएगा। देन वी गेट दी 3/4, यानी 3/4 कार्य हो गया है। तो जो रिमेनिंग वर्क है, क्या कहा, रिमेनिंग वर्क, रिमेनिंग वर्क कितना बचा, टोटल कार्य 1 था, 3/4 माइनस कर दिया तो 1/4 कार्य हमारे पास बच गया है। और ये जो है ये किसके थ्रू किया गया है, आफ्टर अनदर 10 डेज ए फिनिश द रिमेनिंग वर्क। इसका मतलब ये जो कार्य है 1/4 इज डन बाई ए इन 10 डेज। ठीक है। अब 1/4 कार्य जो है वो कितने दिनों में हो रहा है, 10 दिनों में हो रहा है। इसका मतलब एक दिन का अगर हम कार्य देखें तो हमको देखने को मिलेगा 1/40 वर्क। कितना, 1/40 वर्क। इसका मतलब ये होगा कि अगर हम 40 का इधर मल्टीप्लाई करा देते हैं तो A अकेले इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर लेगा, A अकेले इस कार्य को समाप्त कर लेगा 40 दिनों में। फिर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन में कहा जा रहा है इन अ परेड ऑफ स्कूल स्टूडेंट्स द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स। अच्छा, बॉयज और गर्ल्स का जो रेशियो दिया गया है वो 7:5 दे दिया गया है। बोल रहा है टोटल नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स आर 360। अच्छा, एक बॉयज और गर्ल्स वो दे रहा है 360 है, जबकि रेशियो को अगर हम जोड़ देते हैं तो 7 + 5 मिलकर के हो जाता है 12 = 360, तो 1 = 30। और आपको ये ट्रिक मैंने बता रखी है। बोले नंबर ऑफ बॉयज, अगर एक 30 के बराबर है तो 7 किसके बराबर होगा, अरे भाई 7 से मल्टीप्लाई क्यों नहीं करा देते हैं। देन वी गेट दी 210। देन विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो ये ट्रिक भी आपको समझ आ गई होगी। फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। The percentage profit earned by selling an article for rate 960 is equal to the percentage loss incurred by selling the same article for rate 640. At what price should the article be sold to make 30% profit? अरे बाप रे, 30% प्रॉफिट चाह रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग इजिली इससे अडॉप्ट कर सकते हैं। तो हमने मान लिया कि लेट जो प्राइस है वो क्या है, एक्स है। बोले ना एट व्हाट प्राइस। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि 960 बोले ना, द परसेंटेज प्रॉफिट अर्न्ड बाय सेलिंग दी 960 बेच रहा है माइनस एक्स, तभी तो हमको मिलेगा प्रॉफिट। एक्स माइनस 640 बोल रहा है सेम आर्टिकल 640। यहाँ से अगर हम देखते हैं तो 960 + 640 इक्वल्स टू 2x। और अगर हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो यहाँ से हमको देखने को मिलता है 0, ये 6 है, 0 1600 इक्वल्स टू 2x। तो x की वैल्यू कितनी आ रही है, 800 आ रही है। अब 800 आ रही है और हमको प्रॉफिट कितना चाहिए, 30% चाहिए। तो 800 का 30% भैया जल्दी से जनरेट कर लेते हैं। यहाँ से हमको देखने को मिलता है 240। तो जो हमारे पास नेट प्राइस आ जाएगा, कितना नेट प्राइस, क्योंकि उसको 30% प्रॉफिट भी चाहिए था, तो नेट प्राइस आ जाएगा 800 + 240 एंड फाइनली वी गेट दी 1040। क्या कहा, 1040। देन विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोल रहा है फाइंड द पैरामीटर ऑफ द फॉलोइंग शेप। इस शेप का पैरामीटर निकालना है। पैरामीटर आप जानते हैं, सम ऑफ ऑल द साइड्स, यानी 7 और 5 ऐड किया, 12 और 11 ऐड कर दिया, 23 में 9 ऐड कर दिया। देन वी गेट दी 32, 23 में 9 ऐड करेंगे, बिल्कुल 32 निकलेगा। देन विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था, घबराना नहीं है आप लोगों को। फिर बढ़ते हैं द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिमिनिश्ड बाय 4 एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 8, 12, 18, 21 एंड 30। इस क्वेश्चन का जरा थोड़ा सा लॉजिक समझ लेते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या बात कही जा रही है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि अगर हम 4 घटा देते हैं, क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि अगर हम 4 घटा देते हैं
तो उस नंबर से, तो वो जो नंबर है, जो भी स्मॉलेस्ट नंबर, द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिमिनिश्ड बाई 4, स्मॉलेस्ट नंबर से अगर 4 घटा देते हैं तो फिर वो जो नंबर है वो हर नंबर से क्या होने लगता है, डिविजिबल होने लगता है। तो हर नंबर से डिविजिबल होने लगता है, इसका मतलब ये हुआ कि भैया इन नंबर्स का सबसे पहले क्या जनरेट कर लेते हैं, एलसीएम। और अगर हम देखते हैं एलसीएम तो इन सब का एलसीएम आ जाएगा 2520। मेरे पास समय नहीं है, कैलकुलेटर अलाउ होगा, आज मैंने इंस्ट्रक्शन नहीं दिए, मुझे स्टार्टिंग में इंस्ट्रक्शंस देने चाहिए थे, खैर कोई बात नहीं। फिर देखते हैं आगे, यहाँ से x माइनस 4 इसकस टू किसके आ जाता है, 2520। यही तो बोल रहा है कि जो x माइनस 4 है, यानी नंबर से 4 माइनस कर देते हैं तो फिर वो नंबर हर नंबर से क्या होता है, डिविजिबल हो जाता है, जो भी ऊपर नंबर्स लिखे गए हैं। तो यहाँ से अगर हम 4 को ट्रांसफर कर देते हैं, देन 2520 प्लस 4, तो यहाँ से अब आपको देखने को मिलेगा 2524। तो 2524, देन ऑप्शन सी इज करेक्ट। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने सामने था, रेशियो ऑफ द फादर्स एज एंड द सन एज इज 4:1। ये है क्वेश्चन नंबर हमारे पास 20। तो फादर और सन की एज का रेशियो दिया गया, देयर प्रोडक्ट ऑफ एजेस। अरे यार, मान लिया लेट फादर्स एज कितना है, 4x है, और जो सन्स एज है वो कितना है, x है। अब दोनों का जो प्रोडक्ट है वो कितना है, 256 है। देन 4x स्क्वायर इजकस टू 256, देन x स्क्वायर इजकस टू 64, देन x इजकस टू कितना मिल जाता है, 8 मिल जाता है। बोला रेशियो ऑफ देयर एजेस 5 ईयर्स विल बी, 5 साल के बाद क्या होगा। तो पहले तो करंट का निकाल लेते हैं, करंट का ये 4:1 दिया गया है। इसका मतलब 4:1 का मतलब है जो फादर हैं वो कितने साल के हैं, 8 4 जा 32। जो सन है वो कितने साल के हैं, वो हैं 8 ईयर्स ओल्ड। अब इसमें 5 साल के बाद पूछ रहा है तो 5 हमने और ऐड कर दिया, देन वी गेट दी 37 एंड देन वी गेट दी 8 13, 37:13। फादर और सन का रेशियो पूछ रहा है, देन 37:13। विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। फिर हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 अपने सामने ये रहा, बोला है द कॉस्ट ऑफ द व्हीकल आफ्टर डिप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 16% पर एनम इज 12 in 2 years is 211,680, 2,11,680। द इनिशियल कॉस्ट ऑफ द व्हीकल इज, इनिशियल कॉस्ट हमसे पूछ रहा है। एक आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, A इजकस टू P1 प्लस R अपॉन 100, 1 प्लस R अपॉन 100 टू द पावर n। इसी फॉर्मूले का हम लोग यूज़ करने जा रहे हैं भैया। यहाँ पर 211,680 आ जाता है, P हमको पता करना है, 1 माइनस आपको दे दिया गया है 16 अपॉन 100, n कितने साल में है, 2 सालों में है। सारी वैल्यूज़ को हमने पुट किया 211,680, तो यहाँ से हमको देखने को मिलता है p इंटू यहाँ से 4, यहाँ से 25 में से 4 चला जाता है, देन 21 अपॉन 25 स्क्वायर। यहाँ से देखने को मिलता है 211,680 p इंटू 21 अपॉन 25, 21 अपॉन 25। एक बार जब हमने 21 से इसको कैंसिल किया तो हमको देखने को मिलता है 10080। फिर एक बार हमने इससे इसको कैंसिल किया तो हमें देखने को मिलता है 480। अब तुम्हारे मन में एक सवाल आ रहा होगा कि सर आप इतनी जल्दी कैसे कैलकुलेट कर पा रहे हैं। तो भैया कैलकुलेटर अलाउ हुआ, इस बात को अपने दिमाग में रखना। यहाँ से हमको देखने को मिलता है 480 इंटू 25 इंटू 25 और फाइनली हमको मिल जाता है 3 लाख। कितना, 3 लाख। तो 3 लाख मीन्स विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 अपने सामने ये रहा, बोले व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ दिस शेप बिलो। अच्छा, ये जो शेप अभी आपको दिख रहा है, इस शेप का हमको क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। जबकि ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये स्ट्रक्चर असल में इसी का एक पार्ट यहाँ पर बताया गया है कि ये जो है ये एक क्यूब है और इसका जो वॉल्यूम है, इसका वॉल्यूम 1 क्यूबिक है। इसका वॉल्यूम क्या है, 1 क्यूबिक है। तो इसका वॉल्यूम 1 क्यूबिक है। तो अगर हम ये काउंट कर लें कि कितने क्यूब यहाँ लगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1 क्यूब। नंबरिंग कर देते हैं, 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब, 4 क्यूब। अब ध्यान से समझना, 1 क्यूब तो ये है, जब इसके ऊपर 1 क्यूब रखा जाएगा तभी तो ये वाला क्यूब दिखेगा जो पहले नंबर पे है। इसका मतलब
इस नंबर 1 वाले क्यूब के नीचे भी एक क्यूब है जो हमको दिख नहीं रहा है, जो हाइड है। तो अगर हम काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 तो डायरेक्टली दिख रहे हैं, और एक नंबर 1 के नीचे होगा तो 5 क्यूब हो जाएंगे। और अगर हम वॉल्यूम निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ दी गिवन फिगर गिवन शेप, तो इसका हो जाएगा 5 क्यूबिक यूनिट्स। एक आसान सा क्वेश्चन था, लेकिन दिखने में थोड़ा सा टिपिकल लग रहा था, आपको आसानी से समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में कहा जा रहा है P can lay railway track between two given stations in 12 days and Q can do the same job in 20 days with the help of R. They did job in 6 days only. रेलवे ट्रैक की बात की जा रही है, ट्रेन से संबंधित क्वेश्चन नहीं है, और याद रखेंगे ट्रेन क्लास 7th में है भी नहीं, तो रेलवे ट्रैक से संबंधित क्वेश्चन है, ना कि ट्रेन से संबंधित क्वेश्चन है। ये एक्चुअल में जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है टाइम एंड वर्क का। तो एलसीएम ऑफ हम जनरेट कर लेते हैं, एलसीएम ऑफ 12 एंड 20 बोला है ना। P कितने दिनों में, 12 दिनों में, Q कितने दिनों में, 20 दिनों में। तो इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाता है, 60 आ जाता है। तो यानी यहाँ से P's 1 डे वर्क, P का एक दिन का कार्य अगर हम निकालते हैं तो एक दिन में करता है 5 कार्य। एक दिन में कितने कार्य, 5 कार्य। Q का अगर हम निकालते हैं तो Q एक दिन में कितने कार्य करता है, 3 कार्य करता है। बोल रहा है विद द हेल्प ऑफ आर दे विल डिड दी जॉब इन 6 डेज। तो P प्लस Q प्लस R एक दिन में कितना कार्य करते हैं भैया, 6 दिन में पूरा कार्य कर रहे हैं, 60 कार्य कर रहे हैं, तो एक दिन में करते हैं 10 कार्य। अब अगर हम देखें तो P का एक दिन का कार्य हमको पता है, Q का भी एक दिन का कार्य पता है, R का हमको पता करना है, और यहाँ से आ जाता है 10, तो R की वैल्यू कितनी आ जाती है, 2। R की वैल्यू 2 आ रही है, तो मतलब क्या हुआ कि R एक दिन में करता है 2 कार्य। बोल रहा है कि कितना टोटल कार्य कितने दिनों में अकेले ही R कर लेगा, तो टोटल कार्य है कितना, 60। एक दिन में करता है 2 कार्य, तो 30 दिन में करेगा कितने कार्य, 60 कार्य। देन विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। फिर आगे बढ़ते हैं, बोल रहा है एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 2 नंबर। अरे यार, ये एलसीएम इंटू एचसीएफ इजकस टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, ये फॉर्मूला आपने पढ़ रखा है। एलसीएम हमको कितना दे दिया गया, 3080 इंटू एचसीएफ कितना दे दिया गया, 28। यहाँ से फर्स्ट नंबर कितना है, 280 इंटू सेकेंड नंबर हमको क्या करना है, पता करना है। मुझे लगता है 10 से 10 ये कैंसिल हो जाता है, 28 से 28 ये कैंसिल हो जाता है। देन सेकेंड नंबर हमने जनरेट कर लिया है 308। आसान सा प्रॉब्लम था, आसानी से समझ आ गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोल रहा है इफ 6% more is gained by selling an article of rate 624 then by selling it for rate 600 then the cost of the article। ठीक है, तो यानी यहां से हमने माना कि जो CP है वो कितना है, X है। अब सेलिंग प्राइस समझेंगे जरा, सेलिंग प्राइस, और सेलिंग प्राइस की अगर हम बात करते हैं, सेलिंग प्राइस हमारे पास क्या है, 600। प्रॉफिट की अगर हम बात करते हैं तो प्रॉफिट हमारे पास कितना है, प्रॉफिट परसेंटेज, तो 600 माइनस एक्स अपॉन एक्स इंटू 100। प्रॉफिट परसेंटेज के लिए आप जानते हैं प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, ये एक आया। अब सेलिंग प्राइस फिर देखो सेकेंड राउंड में बोल रहा है, सेलिंग प्राइस सेकेंड राउंड में बोल रहा है सेलिंग इट फॉर रेट 600, एक अभी इसके लिए निकाला है। और फिर देखो सेलिंग एन आर्टिकल ऑफ रेट 624, तो अब हम जनरेट करने जा रहे हैं किसके लिए, 624 के लिए। तो जो प्रॉफिट परसेंटेज आ जाएगा, वो प्रॉफिट परसेंटेज कितना आएगा, वो आ जाएगा 624 माइनस एक्स अपॉन एक्स इंटू 100। अब हमसे बोल रहा है कि एडिशनल प्रॉफिट उसको चाहिए 6% मोर। तो एडिशनल प्रॉफिट की अगर हम बात करते हैं तो एडिशनल प्रॉफिट हमको देखने को मिलेगा 624 माइनस एक्स अपॉन एक्स इंटू 100 माइनस 600 माइनस एक्स अपॉन एक्स इंटू 100। एडिशनल परसेंटेज हमको चाहिए 6, हमने यहाँ से क्या किया 624 माइनस एक्स माइनस 600 माइनस एक्स, और हमने कॉमन कर रखा है दोनों एक्सप्रेशन से 100 अपॉन एक्स। यहाँ से अगर हम देखें तो ये हमको देखने को मिल रहा है 6 इक्वल्स टू, ब्रैकेट्स को ओपन किया, 624 में से 600 चला गया, देन वी गेट दी 24, एक्स से एक्स कैंसिल हो जाता है, यहाँ से x आ जाता है, यहाँ से 100 अपॉन एक्स जो चल रहा है, 6 4 जा
तो कुल मिलाकर के x की वैल्यू कितनी आ गई है, 400 आ गई है। x की वैल्यू कितनी आ गई है, 400। देन विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोला है a रेशियो b, बोला a रेशियो b रेशियो c निकालना है। तो a रेशियो b की वैल्यू हमको दे रहा है 3:5। हम एक काम करते हैं, a रेशियो b रेशियो c जनरेट करेंगे। a रेशियो b क्या दे रहा है, 3:5। b रेशियो c क्या दे रहा है, 3:4। b रेशियो c। अब हम क्या करेंगे कि b तो दोनों में कॉमन है, तो दोनों का रेशियो सेम होना चाहिए। तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई, इसमें 5 से मल्टीप्लाई। अब हमको देखने को मिलता है a रेशियो b रेशियो c, 3 से मल्टीप्लाई तो 9, 15, 5 से मल्टीप्लाई 15, 20। लंबी सी लाइन खींची, 9:15:20। बोला a रेशियो b रेशियो c, तो आ गया है 9:15:20। देन विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोला है a रेशियो b, ध्यान से समझना अब इसे। a रेशियो b बोल रहा है 1:1/3:1/4। अब हमने क्या किया, a रेशियो b, 3 और 4 कैल्शियम है 12 से करा दिया मल्टीप्लाई, तो ये बना देता है 4:3। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं इसी सीरीज में। अब बोल रहा है b रेशियो c जो है वो कितना है, 1/5:1/6। इसका मतलब क्या हुआ, 5 और 6 कैल्शियम ले लिया, आ गया 30। देन 6:5। अब ये लगभग सेम क्वेश्चन पीछे वाले तरीके ही कन्वर्ट हो गया है। हम सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों के रेशियोज को कॉमन करेंगे और यहाँ से आपको देखने को मिलेगा 6:5। क्योंकि b कॉमन नंबर है इसलिए हमने इसमें करा दिया 2 से मल्टीप्लाई, और यहाँ से आपको देखने को मिलेगा a रेशियो b रेशियो c, और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 4 2 जा 8:6 और 6:5। लंबी से लाइन खींचा, 8:6:5। इसका मतलब यहाँ से अगर हम देखते हैं तो a की वैल्यू आ जाती है 8x, b की वैल्यू आ जाती है 6x और c की वैल्यू आ जाती है 5x, क्योंकि रेशियो में है। अब हमसे क्या बोल रहा है, अब हमको बोल रहा है a प्लस बी। अब सबसे पहले हम लोग जनरेट करेंगे a प्लस बी। क्या जनरेट करेंगे, a प्लस बी। a प्लस बी यानी इन दोनों को ऐड किया, देन 8 5 13x, और दूसरे में हम जनरेट करेंगे b प्लस सी। तो b प्लस सी की अगर हम वैल्यू देखते हैं देन 11x। रेशियो जनरेट करवा रहा है, देन a प्लस बी रेशियो b प्लस सी इक्वल्स टू 13x रेशियो 11x से x कैंसिल, देन 13:11। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में बताना है कि लार्जेस्ट फ्रैक्शन कौन सा है। तो हमने क्या किया, 13/12, 23/18, फिर 7/6 और 29/24। आप एक काम करें, डिनोमिनेटर में जो नंबर्स लिखे हैं 12, 18, 6 और 24, इनका निकालने क्या एलसीएम। और जब हमने इनका एलसीएम निकाला तो एलसीएम आ जाता है 72। सबके डिनोमिनेटर आप क्या कर देंगे, सेम कर देंगे। और जैसे ही आपने सेम किए तो हमें देखने को मिलता है 78/72, फिर हमें देखने को मिलता है 92/72, फिर 84/72, और फिर हमें देखने को मिलता है 87/72। अब ये 4 नंबर्स हैं। अगर डिनोमिनेटर सबके सेम है तो न्यूमरेटर को कंपेयर करा लिया जाए। न्यूमरेटर को कंपेयर कराने पर सबसे बड़ा नंबर कौन सा निकल रहा है, 92। देन विच ऑप्शन इज करेक्ट, 23/18 मीन्स ऑप्शन बी इज करेक्ट। हालांकि टाइम टेकिंग प्रोसेस है, इसका ईजी मेथड जो है वो ये है कि आपके पास कैलकुलेटर अलाउ होगा, आप सिंपली डिवाइड करा दें। जैसे ही हमने डिवाइड कराया तो 13/12 असल में है 1.08, जबकि ये जो अभी आप देख रहे हैं 23/18 ये है हमारा 1.27। और मैं इतना क्या जल्दी कैलकुलेट कैसे कर पा रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मैं कैलकुलेटर में कैलकुलेट करके आपको बता रहा हूँ 1.16, और फिर ये जो नंबर है ये आपको दे रहा है 1.20। तो अगर हम ध्यान से देखें तो 1.27 इज़ लार्जेस्ट नंबर अमंग दी गिवन 4 नंबर्स। तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। मैं उम्मीद करता हूँ कि समझ आ गया होगा। 29 नंबर की तरफ बढ़ रहे हैं। बोला है P कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 30 days, ही वर्क्स एट इट फॉर 6 days एंड देन Q फिनिश्ड इट इन 12 days, हाउ लॉन्ग विल दे टुगेदर टेक टू कंप्लीट दी वर्क। तो हम सबसे पहले जनरेट करते हैं P फिनिश। क्या कहा, P फिनिश दी वर्क। P फिनिश दी वर्क कितने दिन में, 30 दिनों में। तो P का एक दिन का कार्य निकाल लिया जाए, P's 1 day वर्क। P का एक दिन का जो कार्य है वो कितना आ जाएगा, 1/30 आ जाएगा। तो P's 6 day वर्क, P का 6 दिनों का कार्य कितना आ जाएगा, 6/30 मीन्स 1/5। 6/30 मीन्स 1/5। तो जो रिमेनिंग वर्क है, क्या कहा, जो रिमेनिंग वर्क है
वो रिमेनिंग वर्क हमारे पास कितना आ रहा है 1 माइनस 1/5 मीन्स 4/5। और ये जो रिमेनिंग वर्क है ये वर्क 12 दिनों में देन क्यू फिनिश्ड इट इन 12 डेज। मतलब ये जो रिमेनिंग वर्क है ये कौन फिनिश कर रहा है, ये क्यू फिनिश कर रहा है। तो 4/5 पार्ट, क्या कहा 4/5 पार्ट इज डन इन 12 डेज। इसका मतलब क्या हुआ, टाइम टेकन बाई क्यू, क्या कहा टाइम टेकन बाई क्यू अलोन टू फिनिश दी होल वर्क, पूरा कार्य 12/4/5। 12/4/5 का मतलब हुआ 12 इंटू 5/4 मीन्स 15। कितना 15। तो दोनों मिल करके साथ कार्य करेंगे, क्या कहा दोनों मिल करके साथ कार्य करेंगे। तो P प्लस क्यूज वर्क 1 डे वर्क 1/30 प्लस 1/15, कुल मिलाकर के 1 प्लस 2/30, देन वी गेट दी 3/30, देन वी गेट दी 1/10। और 1/10 का मतलब हुआ कि दोनों लोग मिलकर के कितने दिनों में कार्य कंप्लीट करेंगे, 10 दिनों में कार्य कंप्लीट कर लेंगे। और ये हमारे पास आया आज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 30। बोल रहा है कि अ फादर सेड टू हिज सन, आई वॉज एज ओल्ड एज यू आर एट प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ योर बर्थ इफ द फादर्स एज इज 40। तो सन्स एज हमने मान लिया, लेट सन्स एज इक्वल्स टू एक्स, और फादर की एज हमको दी जा रही है, फादर्स एज कितना दिया जा रहा है 40। तो फादर्स एज एट द टाइम ऑफ सन्स बर्थ कितना हो जाएगा 40 माइनस एक्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कहा जा रहा है 40 माइनस एक्स इक्वल्स टू एक्स, देन 40 इक्वल्स टू 2x, देन x इक्वल 20। x की वैल्यू कितनी आ गई 20। तो x क्या था सन था, तो सन की जो प्रेजेंट एज है, सन्स प्रेजेंट एज, जो सन की वर्तमान आयु है वो कितनी है 20 वर्ष है। तो 4 साल पहले, तो क्वेश्चन में तो यही पूछ रहे हैं ना, देन दी सन्स एज 4 ईयर्स बैक। तो 4 ईयर्स बैक, 4 ईयर्स बैक कितना आ जाएगा 4 साल और कम कर दिया, देन वी गेट दी 16 ईयर्स। 16 ईयर्स मीन्स ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें हम लोग यहाँ से समझ लेते हैं जो कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में जो बतानी चाहिए तो मैंने नहीं बताया। नंबर 1, जो भी टेस्ट पेपर मैं अपलोड करूँगा वो सारे टेस्ट पेपर आपको वॉच करने हैं। कुछ ही 2-4 क्वेश्चन इधर उधर होंगे, बाकी पैटर्न के लिए मैंने एक सिलेबस बेस्ड वीडियो बना करके डाल दिया था। दूसरा नंबर, साइंटिफिक कैलकुलेटर आपके पास अलाउ होगा, आप साइंटिफिक कैलकुलेटर का यूज़ करेंगे। तीसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि जो भी आपका एग्ज़ाम होगा उसमें निगेटिव मार्किंग है, तो निगेटिव मार्किंग खास ख्याल रखें, कोई भी गलत सोल्यूशन नहीं आपको देना है, कुछ भी अंधी नहीं मारना है। और आपका जो पेपर होगा वो असल में 45 मिनट का होने वाला है, 30 मिनट का नहीं होने वाला है। तो इन सारे सवालों को मुझे स्टार्टिंग में बताना चाहिए था, लेकिन वीडियो बनाने की थोड़ा सा जल्दी थी क्योंकि बहुत दिनों के बाद मुझे समय मिला, मैं आउट ऑफ स्टेशन चल रहा था, इसलिए वीडियोस प्रिपेयर नहीं कर पा रहा था। फिलहाल मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट क्लास में कुछ नए प्रॉब्लम्स के साथ में। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू एंड एज ऑलवेज में गॉड ब्लेस यू ऑल।